हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी को हिंदी में भ्रूणिकी कहा जाता है। भ्रूणिकी मीन्स होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भ्रूण के विकास, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम एम्ब्रियोलॉजी अर्थात भ्रूणिकी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत यदि कोई एनिमल जो है वो अंडे से संतति उत्पन्न करने वाला है तो उसमें हम एग से हैचिंग तक के प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। और यदि कोई विविपेरस एनिमल है तो उसमें हम जो एनिमल जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है उसके बर्थ तक का, उसके जन्म तक का अध्ययन करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एम्ब्रियोलॉजी में जो एम्ब्रियो है उसके प्रीनेटल डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है, जबकि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो केवल प्रीनेटल नहीं होता, पोस्टनेटल भी होता है। उसमें बच्चे के जन्म के बाद का भी डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में शामिल किया जाता है, जिसमें हम उसके जन्म के बाद उसके टीथ आने के बारे में बात कर सकते हैं, बालों के विकास के बारे में बात कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो बच्चे के जन्म के बाद भी उसमें कई तरीके के चेंजेज आते हैं। इन चेंजों को हम पोस्टनेटल डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो टर्म्स को काम में लिया है। एक है प्रीनेटल डेवलपमेंट और दूसरा है पोस्टनेटल डेवलपमेंट। ओके, प्रीनेटल में मैंने आपको क्या बताया? प्रीनेटल में जैसे कि हैचिंग हो सकती है, एग से जब शिशु बाहर आता है, जन्म लेता है, तो उसको हम हैचिंग कहते हैं। या फिर किसी माता के गर्भ से शिशु का जब जन्म होता है, तो जब कोई शिशु जन्म लेता है, बोर्न होता है, तो इससे ये तो प्रीनेटल डेवलपमेंट में आता है कि इस दौरान क्या क्या चेंजेस आए हैं। पोस्टनेटल डेवलपमेंट में जैसे मैंने कहा कि पोस्टनेटल डेवलपमेंट में क्या होगा, टीथ का डेवलपमेंट हो गया या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो गया। ये तो प्रीनेटल डेवलपमेंट जो है इसका अध्ययन तो एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है, लेकिन प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों ही प्रकार के डेवलपमेंट का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देखिए, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, बुक्स में स्टडी करते हैं, तो हमें वहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी के साथ कई बार डेवलपमेंटल बायोलॉजी शब्द और देखने को मिलता है। इन्हें प्राय एक दूसरे का सिनोनिम माना जाता है, पर्यायवाची माना जाता है एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी को, क्योंकि दोनों में ही एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इनमें माइनर डिफरेंस जो मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, माइनर डिफरेंस क्या है कि एम्ब्रियोलॉजी केवल प्रीनेटल डेवलपमेंट को अपने आप में समाहित करती है, जबकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो प्रीनेटल यानी कि बच्चे के जन्म के साथ ही समाप्त नहीं होती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बच्चे के जन्म के बाद भी उसका पीछा करती है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक समग्र दृष्टिकोण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एम्ब्रियोलॉजी है या जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, इसमें जो प्रीनेटल डेवलपमेंट हो रहा है, इस प्रीनेटल डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान घटित होती हैं। वो घटनाएं चाहे अंडे से संतान उत्पत्ति करने वाले ओविपेरस प्राणियों में हो या वो घटनाएं विविपेरस प्राणियों में हो, किसी में भी जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो हम जानते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों।
और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कौन से स्टेप्स आते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये इंट्रोडक्टरी डिस्कशन है। इन स्टेप्स के बारे में जिनके बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ उन्हें आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स के बारे में आपके नेक्स्ट चैप्टर आज तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप्स केवल एक या दो लाइन की डेफिनेशन के द्वारा उनको समझ रहे हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर्स हैं जिनमें हम डिटेल से उनको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए, प्रीनेटल डेवलपमेंट का जो पहला चरण होता है, इसका फर्स्ट चरण होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन। थर्ड होता है क्लीवेज। फोर्थ है ब्लास्टुला या ब्लास्टुलेशन कह दें। फिफ्थ है गैस्ट्रुलेशन। सिक्स है ऑर्गेनोजेनेसिस। सेवन मॉर्फोजेनेसिस। एट्थ है डिफरेंशिएशन। और नाइन्थ है ग्रोथ। तो ये 9 चरण जिनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस से। केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही हम इनके बारे में देंगे, आपको ध्यान से समझना है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो एनिमल है, जो प्राणी है, जिसको रिप्रोडक्शन करना है, जिसको एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना है, जिसको बच्चे को जन्म देना है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है। तो किसी प्राणी में, किसी एनिमल में गैमीट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को ही हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, ये गैमेटोजेनेसिस यदि हम ह्यूमन में बात करें तो दो तरीके की हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म मेल गैमीट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और oogenesis में फीमेल गैमीट यानी ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओके, आफ्टर गैमीट, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है तो गैमीट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमीट जो है वो चलकर, वो मूवमेंट करके, क्योंकि वो मोटाइल होता है, चल सकता है, तो मेल गैमीट यानी स्पर्म जो होता है वो चल करके फीमेल गैमीट के पास जाता है। फीमेल गैमीट के अंदर वो एंट्री कर जाता है, और एंट्री करके दोनों के जो प्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, और आपस में मिलकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो मेल और फीमेल गैमीट के मिलने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती है, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें, फ्रॉग वगैरह में। इनसाइड द बॉडी ह्यूमन में होती है। ह्यूमन में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में ये जो फर्टिलाइजेशन इसकी प्रोसेस होती है। ओवम तो ओवरी से निकलकर फर्टिलाइजेशन ट्यूब में आ ही जाता है, और स्पर्म जो है वो मूवमेंट करता है और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचकर ओवम को फर्टिलाइज करता है। नेक्स्ट आते हैं जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्लीवेज पर। देखिए, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो दोनों गैमीट है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये दोनों गैमीट डिप्लॉइड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं। आफ्टर दिस क्या होता है, जाइगोट में क्लीवेज होते हैं। क्लीवेज के समय एक तरीके के माइटोटिक डिवीजन ही होते हैं, समसूत्री विभाजन ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है उनमें। तो उन डिवीजन के द्वारा जो जाइगोट है वो बहुत सारी सेल्स बनाता है। इन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टोमियर्स का निर्माण हो जाता है क्लीवेज के द्वारा। ये सेल्स जो हैं एक जैसी सेल्स होती हैं। क्लीवेज हो जाता है, कई सारी सेल्स बन जाती हैं, ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं।
ब्लास्टोमियर्स बनने की जो प्रोसेस है आगे, इसे हम ब्लास्टूला कहते हैं। फिर क्या होता है कि जब जाइगोट होता है वो तो एक कोशिका यूनिसेलुलर होता है, लेकिन जब क्लीवेज होता है तो उससे वो मल्टीसेलुलर हो जाता है। तो एक मल्टीसेलुलर जो स्ट्रक्चर बनती है जिसमें ब्लास्टोमियर होते हैं, उस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टूला कहते हैं, कोरक कहते हैं। ओके, ह्यूमन में जो ब्लास्टूला बनता है, कोरक जो बनता है, इस ब्लास्टूला के अंदर एक गुहा पाई जाती है, इस कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। तो कुल मिलाकर मानव में जो कोरक होता है वो एक खोखला कैविटी वाला कोरक बनता है, कई जीवों में ठोस कोरक बनता है। तो क्लीवेज के बाद कुल मिलाकर कोरक का निर्माण हो जाता है। इससे पहले एक मोरुला का भी फॉर्मेशन होता है, मोरुला ठोस ही होता है। मोरुला के बाद फिर उसमें ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ब्लास्टूला बन जाता है। ब्लास्टूला के बाद क्या होता है, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, जो सेल्स जो होती है ब्लास्टूला की, वो मूवमेंट करती है। ओके, इन मूवमेंट्स को हम संरचना विकास गतियां भी कहते हैं। तो मूवमेंट करती हैं ब्लास्टोमियर्स अलग अलग तरीके से, और मूवमेंट करके ब्लास्टोमियर 3 जर्म लेयर का निर्माण कर लेते हैं। इन जर्म लेयर में जो सबसे आउटर मोस्ट होती है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, मिडिल वाली को मेसोडर्म कहते हैं, और इनर मोस्ट जो होती है उसे क्या कहा जाता है, एंडोडर्म कहा जाता है। ओके, तो गैस्ट्रुला क्या है, गैस्ट्रुला में ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं, जो सेल्स जो होती हैं, वो मूवमेंट करती हैं और मूवमेंट करके 3 जर्म लेयर का निर्माण करती हैं। ये प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। इस गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में ब्लास्टोमियर्स या सेल्स के मूवमेंट करने में कई सारी विधियों का उपयोग किया जाता है। उनके बारे में भी जब हम गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। उनमें अंतर्वलन है, बहु अंतर्वलन है, और डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस। तो गैस्ट्रुलेशन में हमने कहा कि 3 जर्म लेयर का निर्माण हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों जो लेयर्स हैं, ये आगे चलकर भ्रूण के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन निर्माण की इस प्रोसेस को ये ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। किसी भी ऑर्गन का निर्माण होने से पहले उसके रूडिमेंट्स बनते हैं, प्राइमरी रूडिमेंट्स बनते हैं, सेकेंडरी रूडिमेंट्स बनते हैं, फिर ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। इसमें एक्टोडर्म जो होते हैं वो आउटर जो ऑर्गन्स होते हैं उनका निर्माण करती हैं, जैसे कि पशुओं के सींग हो गए, नेल्स हो गए, खुर हो गए। इस तरीके से हमारे आउटर मोस्ट दिखाई देने वाले हेयर हो गए, स्किन हो गई बाहर वाली, ये एक्टोडर्म से इनका निर्माण होता है। मेसोडर्म से हमारे बॉडी के अंदर के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, मिडिल ऑर्गन, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारी किडनी है, ये मेसोडर्म से इनका फॉर्मेशन होता है। हमारा ब्लड है वो भी मेसोडर्म से बनता है। और एंडोडर्म से हमारी कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनती हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं, और भी कई इनरमोस्ट पार्ट्स जो होते हैं उनका निर्माण एंडोडर्म से होता है। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, भ्रूण अपनी शेप को प्राप्त करने लगता है। जब ऑर्गन्स बन जाते हैं तो जो जैसे भी भ्रूण की शेप है, ह्यूमन एम्ब्रियो है तो वो ह्यूमन बेबी की एक तरीके से शक्ल धारण करने लगता है, तो इसे हम मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। मॉर्फोजेनेसिस के बाद बात आती है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन में सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती है। इससे पहले डिफरेंशिएशन का मीन ये रहा कि इसमें कोशिकाएं क्या करती हैं, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए विभेदित हो जाती हैं, अलग अलग काम करने के लिए विभेदित हो जाती हैं सेल्स। और इस दौरान ये सेल्स जो हैं ये सेल डिवीजन बंद कर देती है। अब तक क्या हो रहा था, अब तक इन सारी प्रोसेस के दौरान सेल डिवीजन चल रहा था, कंटिन्यू था। लेकिन डिफरेंशिएशन के दौरान सेल डिवीजन तो बंद हो जाता है और सेल्स विशेष कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती है। कोशिकाओं को विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाने की इस प्रोसेस को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इस समय चलता है, सेल डिवीजन रुका रहता है, लेकिन बाद में डिफरेंशिएटेड जो सेल होती है वो डी डिफरेंशिएट भी हो सकती है, मतलब उनमें दोबारा से भी सेल डिवीजन स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो डिफरेंशिएशन हो गया, कोशिकाएं विभिन्न कार्यों के लिए विभेदित हो जाती है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ, और तो इसके बाद फिर जो एम्ब्रियो है उसमें ग्रोथ की प्रोसेस चलती रहती है और एक कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट होने के बाद विविपेरस प्राणी तो जो है वो अपनी माँ के गर्भ से में डेवलप होकर उनका जन्म होता है, और जो
ओविपेरस प्राणी होते हैं वो अंडे से बाहर निकलते हैं, हैचिंग प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से ये एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात हुई, प्रीनेटल डेवलपमेंट की बात हुई, किस तरीके से एम्ब्रियो अपना डेवलपमेंट करता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।